नमस्कार। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की बात करेंगे कि कैसे एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी ने धीरे धीरे करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा जमा लिया। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है ना? एक कंपनी जो यहाँ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते एक पूरे सब कॉन्टिनेंट पर राज कैसे करने लगी। आइए इस असाधारण बदलाव के पीछे की जो स्ट्रैटेजी थी उसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस जमाने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा इनाम था। कई यूरोपियन ताकतें इसे हासिल करने की दौड़ में थीं। पुर्तगाली 1498 में सबसे पहले आए, फिर डच आए, उनके बाद अंग्रेज और आखिर में फ्रांसीसी। मतलब यहाँ दबदबे के लिए एक जबरदस्त कंपटीशन चल रहा था। तो अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी का पहला फेज क्या था? वो था अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स को एक एक करके रास्ते से हटाना। देखते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे। अंग्रेजों ने इस मामले में बड़ी तेजी दिखाई। 1612 में स्वाली की लड़ाई में उन्होंने पुर्तगालियों को नेवी की लड़ाई में बुरी तरह हराया, जिससे सूरत में उनकी पहली पक्की फैक्ट्री का रास्ता खुल गया। फिर 1759 में बेदारा की लड़ाई में उन्होंने डचों को हरा दिया, जो वैसे भी इंडोनेशिया पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो बस दो कॉम्पिटिटर तो ऐसे ही बाहर हो गए। पुर्तगालियों और डचों को साइडलाइन करने के बाद अब आया असली मुकाबला। असली टक्कर थी फ्रांसीसियों से। ये सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं थी, ये तो उन जंगों की एक पूरी सीरीज थी जिससे ये तय होना था कि भारत में किस यूरोपियन ताकत का कंट्रोल रहेगा। ये पूरा संघर्ष 3 कर्नाटक युद्धों में सामने आया। पहले 2 युद्ध एक तरह से ड्रॉ पर खत्म हुए, कोई भी साइड कुछ खास बढ़त नहीं बना पाई। लेकिन फिर आया तीसरा युद्ध और यहीं पर सारा खेल पलट गया। 1760 में वॉन्डी वॉश की लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से कुचल दिया और पेरिस की संधि के साथ ही भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य बनाने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब जब यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स सब रास्ते से हट गए, तो कंपनी की नज़र पड़ी भारत के सबसे अमीर सूबे पर, बंगाल, और यही उनके साम्राज्य की नींव बनने वाला था। तो कहानी शुरू होती है 1717 के गोल्डन फरमान से, जिसने अंग्रेजों को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने की इजाजत दे दी। जल्द ही कंपनी के अफसर अपने निजी फायदे के लिए इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने लगे। जब नवाब सिराजुद्दौला ने इसे रोकने की कोशिश की तो टेंशन बढ़ गई, जो कलकत्ता की तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी के बाद अपने चरम पर पहुंच गई। इसी घटना ने अंग्रेजों को बदला लेने का एक बहाना दे दिया। बंगाल पर कब्जा 2 बड़ी लड़ाइयों के जरिए हुआ, लेकिन इन दोनों लड़ाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। 1757 की प्लासी की लड़ाई असल में एक लड़ाई से ज्यादा एक धोखा थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। लेकिन 1764 की बक्सर की लड़ाई एक असली मिलिट्री जीत थी, जिसने ये साबित कर दिया कि कंपनी की सेना को हराना बहुत मुश्किल है। तो प्लासी ने पॉलिटिकल दबदबा बनाया और बक्सर ने मिलिट्री दबदबे पर मुहर लगा दी। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई इलाहाबाद की संधि, और ये जो संधि थी ना, इसने तो जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। इस संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रेवेन्यू यानी दीवानी वसूलने का कानूनी हक मिल गया। अब अचानक से उनके पास अपनी सेना और विस्तार के लिए बेहिसाब पैसा आ गया। ये वो पल था जब एक ट्रेडिंग कंपनी असल में एक शासक बन गई। बंगाल की दौलत और ताकत हाथ में आते ही कंपनी ने एक चेकलिस्ट बनाई और एक एक करके भारत की बची खुची बड़ी ताकतों को खत्म करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने मिलिट्री फोर्स और पॉलिटिकल चालबाजी दोनों का इस्तेमाल किया। उनके लिस्ट में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था दक्षिण में मैसूर का ताकतवर राज्य, जिसकी कमान हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के हाथ में थी। अंग्रेजों को उन्हें हराने में 4 लड़ाइयां लगीं। पहले 2 युद्धों में मैसूर ने जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन आखिरकार 1799 में चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत के साथ ही मैसूर का प्रतिरोध भी खत्म हो गया। लेकिन देखिए, अंग्रेज सिर्फ लड़ाई से ही नहीं जीत रहे थे। उनके पास एक और कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार था, सहायक संधि। ये लॉर्ड वेलेस्ली की एक बहुत ही चालाक चाल थी। सुनने में ये एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट जैसा लगता था, पर असल में ये राज्यों को अंदर से खोखला करने का एक तरीका था। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? बड़ा सीधा सा हिसाब था। पहला, शासक को अपने दरबार में एक ब्रिटिश अफसर रखना होगा।
दूसरा, अपनी सेना खत्म करनी होगी। तीसरा, अपने ही इलाके में ब्रिटिश सैनिकों को रखने का खर्चा उठाना होगा। और चौथा, किसी भी दूसरे राज्य से बात करने का अधिकार भी खोना होगा, मतलब अपनी आज़ादी खोकर पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर हो जाना। मैसूर के बाद अगला नंबर था विशाल मराठा साम्राज्य का। अंग्रेजों ने उनके साथ 3 युद्ध लड़े, और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने मराठों की आपसी फूट का पूरा फायदा उठाया। दूसरे युद्ध के बाद उन्होंने अलग अलग सरदारों के साथ अलग अलग संधियां करके उन्हें बांट दिया, और तीसरे युद्ध के खत्म होते होते मराठा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। और अब बची थी आखिरी बड़ी ताकत, पंजाब का सिख साम्राज्य। और यहाँ अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से इंतजार किया। जब तक ताकतवर महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे, अंग्रेजों ने दूरी बनाए रखी। लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद उन्हें मौका दिख गया। 2 लड़ाइयों के बाद 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को भी ब्रिटिश भारत में मिला लिया। तो बस इस तरह से एक सफर पूरा हुआ, एक ट्रेडिंग कंपनी के एक विशाल साम्राज्य बनने का सफर। उन्होंने पहले यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स को हराया, फिर सबसे अमीर सूबे पर कब्जा किया, और फिर एक-एक करके भारत की सभी बड़ी ताकतों को अपने अधीन कर लिया। नतीजा, 19वीं सदी के बीच तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे या इनडायरेक्टली भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 2/3 हिस्से पर कंट्रोल कर रही थी। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब एक कॉर्पोरेशन, एक कंपनी के पास अपनी खुद की सेना हो, तो क्या होता है? ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये ताकत, व्यापार और शासन के बारे में एक चेतावनी भी है। सोचने के लिए एक बहुत ज़रूरी बात।